ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हो चुकी है। आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को हटाने के आंदोलन में बदल चुका है। अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों ने इसको अपना समर्थन भी दिया है। वे इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे पर अड़े हुए हैं। अमेरिका ने तो ताजी धमकी ये भी दी है कि जो ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को हटाने की धमकी लगातार आ ही रही है, लेकिन ईरान में सत्ता काम कैसे करती है? सुप्रीम लीडर की हैसियत क्या है? उनको चुना कैसे जाता है? क्या सुप्रीम लीडर ही पूरा देश चलाते हैं या वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होते हैं? सरकार चुनने में आप लोगों की भूमिका क्या होती है और चुनी हुई सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? इस वीडियो में हम ईरान का पावर स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे ये सिस्टम 46 सालों से कायम है और इसको खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेन। ईरान का मौजूदा संविधान 3 दिसंबर 1979 को लागू हुआ था। इस्लामी गणतंत्र की स्थापना के लगभग 10 महीने बाद आज का ईरान इसी संविधान के हिसाब से चल रहा है। अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी इस्लामी क्रांति के सर्वमान्य नेता थे, इसलिए उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के बजाय लीडर का दर्जा दिया गया। वो 10 बरस तक इस पद पर रहे। फिर 1989 में खोमैनी की मौत हो गई। तब उनके उत्तराधिकारी अली खामेनेई को लीडर चुना गया। खामेनेई तब से अब तक ईरान के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। पॉपुलर टर्म में उनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। सुप्रीम लैटिन भाषा के शब्द सुप्रीमस से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च, जिससे ऊपर कोई ना हो। इस तरह सुप्रीम लीडर का अर्थ हुआ मुल्क का सर्वोच्च नेता। ईरान में यह हैसियत अयतुल्ला अली खामेनेई की है। खामेनेई न सिर्फ ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी भी हैं। वो अधिकतर मसलों पर वीटो कर सकते हैं। यूँ तो ईरान में राष्ट्रपति भी है, उनका चुनाव जनता के वोट से होता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। उन्हें सुप्रीम लीडर के हिसाब से ही चलना होता है। सुप्रीम लीडर के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ये जान लेते हैं। सुप्रीम लीडर का काम मुल्क की जरूरी नीतियां तय करना और उनकी समीक्षा करना है। वो ईरान की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी की दशा और दिशा तय करते हैं। विदेश नीति में उनका अंतिम फैसला माना जाता है। किसी देश के साथ साथ जंग शुरू या खत्म करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर ले सकते हैं। वो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। वो उनके बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी करते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC की कमान उन्हीं के पास है। ये ईरान की रेगुलर आर्मी से ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसकी स्थापना इस्लामिक क्रांति के बाद हुई थी। सिर्फ सुप्रीम लीडर IRGC के कमांडर को नियुक्त कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। वो ईरान के चीफ जस्टिस, सरकारी रेडियो और टीवी चैनलों के हेड्स की नियुक्ति भी करते हैं। गार्डियन काउंसिल के 12 में से 6 सदस्यों की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। ये ईरान की सबसे ताकतवर संस्था है। किसी चुनाव में कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, ये गार्डियन काउंसिल ही तय करती है। सुप्रीम लीडर चाहें तो किसी दोषी व्यक्ति की सजा कम या खत्म भी कर सकते हैं। इन सबके अलावा सुप्रीम लीडर के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि अलग अलग विभागों में काम करते हैं। कई मामलों में उनकी ताकत कैबिनेट मिनिस्टर्स से ज्यादा होती है। इससे आपको सुप्रीम लीडर की ताकत का अंदाजा मिल गया होगा। अब ये जानते हैं कि कौन बन सकता है सुप्रीम लीडर। संविधान में कुछ बुनियादी शर्तें हैं। इस्लामी कानूनों की गहरी समझ होनी चाहिए। वो व्यक्ति दोषहीन और पवित्र होना चाहिए और लीडर बनने लायक गुण होने चाहिए। संविधान में इन 3 चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ अनकहे नियम भी हैं, जैसे उसका ईरान का नागरिक और शिया मुस्लिम होना भी जरूरी है। सुप्रीम लीडर के लिए कोई टर्म लिमिट या उम्र सीमा फिक्स्ड नहीं है। हालांकि वो अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ सकते हैं या अक्षम होने के बाद उन्हें हटाया जा सकता है, या फिर मौत के बाद ही नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ईरान में अब तक सिर्फ 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं। पहले थे अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी और दूसरे हैं अयतुल्ला अली खामेनेई। सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है, ये जान लेते हैं। उनका चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स शिया इस्लाम के प्रभावशाली धर्मगुरुओं की संस्था है। इसमें 88 मेंबर होते हैं। उनका एक कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का चुनाव जनता के वोट से होता है, लेकिन इस चुनाव में खड़ा कौन होगा, ये गार्डियन काउंसिल तय करती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, गार्डियन काउंसिल के आधे सदस्यों को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं। बाकी के 6 सदस्यों को चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। फिर संसद उनके नाम पर मुहर लगाती है, लेकिन चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम लीडर के हाथों होती है। यानी गार्डियन काउंसिल के सभी 12 सदस्य सुप्रीम लीडर की पसंद के होते हैं। वही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के कैंडिडेट्स तय करते हैं। इसलिए अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव पर पहले वाले सुप्रीम लीडर की छाप जरूर होती है, भले ही वो जीवित हो या ना हो। अब सरकार के स्ट्रक्चर पर आते हैं। ईरान में सरकार के 3 अंग हैं।
कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। हालांकि सुप्रीम लीडर की पोजीशन इन तीनों से ऊपर है, कागजों पर भी और हकीकत में भी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 1979 वाले संविधान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का पद रखा गया है, लेकिन उनके बीच अक्सर टकराव होता रहता है। जब 1989 में खामनेई सुप्रीम लीडर बने, उन्होंने जनमत संग्रह के जरिए प्रधानमंत्री का पद खत्म करवा दिया। फिर उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दे दी गई। राष्ट्रपति का काम सरकार चलाना है। वो कानून लागू करवाते हैं, मंत्रियों को नॉमिनेट करते हैं, देश का बजट बनाते हैं और ईरान को विदेशी मंचों पर रिप्रेजेंट करते हैं। राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट वोट से चुनती है, लेकिन उनकी पावर सुप्रीम लीडर से बहुत कम है। उन्हें सुप्रीम लीडर के दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है। उनके पास डिफेंस या सिक्योरिटी का भी कंट्रोल नहीं होता। इस मामले में ईरान अपवाद है। कौन बन सकता है राष्ट्रपति? ईरान का नागरिक हो, ईरान का मूल निवासी हो, उसके पास प्रशासनिक क्षमता हो, भरोसेमंद और पवित्र हो और इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान और राजकीय धर्म में उसकी आस्था हो। राष्ट्रपति को चुनाव होता कैसे है? सबसे पहले कैंडिडेट्स अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, फिर गार्डियन काउंसिल उनकी स्क्रीनिंग करती है। कैंडिडेट्स के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं। जो लोग कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन्हीं का नाम अप्रूव किया जाता है। गार्डियन काउंसिल जिन नामों को अप्रूव करती है, वही बैलेट पेपर तक पहुंचते हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 80 लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने सिर्फ 6 नामों को अप्रूव किया था। अप्रूवल मिलने के बाद देश भर में वोटिंग कराई जाती है। 18 साल से ऊपर के ईरानी नागरिक इसमें वोट डाल सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो राष्ट्रपति बनता है। अगर पहले राउंड में किसी को इतने वोट नहीं मिले, तब दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। इस राउंड में पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला कराया जाता है। उसमें जीतने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनने का दावेदार होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 बरस का होता है। एक व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह सकता है। वो लगातार तीसरा कार्यकाल नहीं ले सकता, लेकिन एक कार्यकाल के गैप के बाद वो फिर से दावेदारी जरूर पेश कर सकता है। अब सरकार के दूसरे अंग यानी विधायिका की तरफ चलते हैं। ईरान में विधायिका की शक्ति इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली ICA के पास है। इसको मजलिस शूरा ए इस्लामी के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान की संसद है। ईरान की संसद में सिर्फ एक सदन है। इसमें 290 मेंबर्स होते हैं। उनका चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। संसद सदस्यों का कार्यकाल 4 बरस का होता है। अब संसद काम क्या करती है? ये विधान यानी कानून बनाती है, लेकिन उनका बनाया कानून इस्लामी क्रांति के अंतर्गत है या नहीं, ये तय करती है गार्डियन काउंसिल। अगर उन्हें लगता है कि किसी कानून से इस्लामी गणतंत्र की मूल भावना खतरे में पड़ रही है, तो वो उसको रद्द कर सकती है। इसके अलावा संसद बजट पास करती है। संसद के अप्रूवल के बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, प्रोटोकॉल या अन्य कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता। अगर सरकार किसी से कर्ज लेना चाहे, तब भी उसे संसद की मंजूरी लेनी होती है। कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर अप्रूवल भी संसद देती है। गार्डियन काउंसिल के 12 में से 6 सदस्यों को संसद ही अप्रूव करती है। अगर संसद के 25% या उससे ज्यादा सदस्य राष्ट्रपति या किसी मंत्री से कोई सवाल पूछें, तो संबंधित व्यक्ति को 1 महीने के अंदर संसद में हाजिरी लगानी पड़ती है और उसको जवाब भी देना होता है। इसके अलावा संसद सरकार के कामकाज की निगरानी करती है और वो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच भी बिठा सकती है। ये तो हुए ईरान की संसद के मुख्य काम और उसकी मुख्य शक्तियां। ये कार्यपालिका से काफी हद तक स्वतंत्र है। कई मामलों में संसद कार्यपालिका को कंट्रोल भी करती है, लेकिन इनके जो फैसले होते हैं उन पर सुप्रीम लीडर का प्रभाव रहता है। अब न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ईरान की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए अंतिम अदालत है। ये सरकारी संस्थाओं और राज्यों के बीच विवादों को निपटारा भी करती है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर भी नजर रखती है कि निचली अदालतें कानून की सही व्याख्या कर रही हैं या नहीं। अगर निचली अदालतों के फैसलों में गड़बड़ी मिली तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। चीफ जस्टिस का कार्यकाल 5 बरस का होता है। यूं तो न्यायपालिका को स्वतंत्र बताया गया है, लेकिन जब चीफ जस्टिस की कुर्सी सुप्रीम लीडर के रहमो करम पर टिकी हो, फिर निष्पक्षता की उम्मीद करना बेईमानी होगा। ये तो हुई सरकार के स्ट्रक्चर की पूरी कहानी। ईरान के संदर्भ में एक और ताकतवर संस्था के बारे में जानना जरूरी है। यह है मिलिट्री। ईरान की मिलिट्री को आप 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है रेगुलर आर्मी। ये इस्लामी क्रांति के पहले के ज़माने से चली आ रही है। इसमें लगभग 4 लाख सैनिक हैं। उनके पास 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स भी है। रेगुलर आर्मी का काम बॉर्डर की सुरक्षा करना और देश के अंदर अशांति फैलने से रोकना है। मिलिट्री का दूसरा हिस्सा है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC। इसके सदस्यों की संख्या 2 लाख के आसपास है, लेकिन ये रेगुलर आर्मी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। IRGC की स्थापना इस्लामी क्रांति के बाद की गई थी। इसका मकसद क्रांति की रक्षा करना और उसके मूल्यों को सुरक्षित रखना था। 1980 के दशक में हुए ईरान इराक वॉर में इसने अहम भूमिका निभाई थी। तब से इसकी ताकत बढ़ती जा रही है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आईआरजीसी की नेवी यूनिट ही डील करती है। इस रास्ते से दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स की जिम्मेदारी भी आईआरजीसी के पास ही है। ईरान के बाहर मिलिट्री ऑपरेशंस आईआरजीसी ही चलाती है। इस काम के लिए उसने कुद्स फोर्स नाम की एक स्पेशल यूनिट बनाई हुई है। आईआरजीसी के पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी है, इसका नाम बाजिस है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके काम करते हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, आईआरजीसी का दखल ईरान की अर्थव्यवस्था में भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान की 1/3 इकॉनमी को कंट्रोल करती है। उसने छोटी छोटी कंपनियां और ट्रस्ट बना रखे हैं। आईआरजीसी से जुड़ी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी प्राथमिकता दी जाती है। आईआरजीसी सड़क, रियल एस्टेट, बांध, तेल और गैस, भोजन, ट्रांसपोर्ट और स्कूल के बिजनेस में भी शामिल है। आईआरजीसी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। सरकार की कोई और संस्था उसके कामकाज में दखल नहीं दे सकती है। इसलिए सुप्रीम लीडर ने पावर के हर सोर्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये सिस्टम पिछले 46 वर्षों से अपनी जगह पर बरकरार है। इसका एक दिन में ध्वस्त होना बेहद मुश्किल लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान में तख्ता पलट संभव है? क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? जैसी बातें चल रही हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। धन्यवाद।